नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी गुरुसन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और हम अगली श्रृंखला में चलते हैं। हम पढ़ रहे थे पशुपालन, जो पशु परिचर के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, पार्ट है। हम लेकर आए थे एमसीक्यू, जिसमें दूसरे नंबर की आज स्टार्ट हो रही है। पहला प्रश्न आपने पहले पढ़ लिया था और फिर अपन दोबारा से एक बार देख लेते हैं। वो 10 मिनट का वीडियो पहले अपलोड अपन ने कर दिया था, उसमें अपना पहला क्वेश्चन डिटेल से हो गया था। और हम स्टार्ट करते हैं। गाय के आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, ये आप पढ़ चुके थे और फिर भी एक बार अपन इसको देख लेते हैं। गाय के आमाशय का सबसे बड़ा भाग, आमाशय का भाग है दोस्तों, तो रूमन होता है, एबोमेसम होता है, ओमेसम होता है, रेटिकुलम होता है। आमाशय के भाग के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। रूमंथी होता है, अरूमंथी होता है और एक होता है आभासी रूमंथी होता है। यानी जिन जंतुओं का आमाशय 4 भागों में बटा होता है उनको अपन कहते हैं क्या, रूमंथी कहते हैं, जुगाली करने वाले कहते हैं। और जिनका 3 भागों में बटा होता है, एक भाग गायब रहता है, और गायब भी कौन सा रहता है, एबोमेसम रहता है। तो फिर वो भाग कौन सा कहलाता है, कौन से जंतु आते हैं वो, तो वो जंतु कहलाते हैं आपके कौन से, आभासी रूमंथी। जैसे ऊंट होता है, एक होता है अरूमंथी, मतलब है उसका आमाशय केवल कितना में होता है, 1 भाग ही होता है। तो गाय के आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, रूमन होता है। रूमन से छोटा कौन सा होता है, एबोमेसम। एबोमेसम के बाद में होता है ओमेसम, और ओमेसम के बाद में कौन सा होता है, रेटिकुलम। यानी सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, कौन सा होगा, तो रूमन होगा, सबसे बड़ा भाग होता है। कौन सा होता है, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, रूमन होता है। और रेटिकुलम क्या होता है, सबसे क्या होता है, छोटा भाग होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आपके पशु जुगाली करते हैं, तो जुगाली कौन से भाग से स्टार्ट होती है, तो जुगाली रेटिकुलम भाग से क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो गाय के आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, उत्तर हो जाएगा आपका पहला, रूमन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। सामने है आपके, देखो एक बार, निम्न में से इक्विडी कुल का जंतु है, इक्विडी कुल का जंतु है, निम्न में से इक्विडी कुल का जंतु है। इक्विडी कुल है दोस्तों, कौन सा है, इक्विडी कुल का जंतु है केप्रा हिरिकस। केप्रा हिरिकस वैज्ञानिक नाम है दोस्तों बकरी का, किसका है, बकरी का। केप्रा हिरिकस किसका नाम है, बकरी का है। सस स्क्रोफा, सस स्क्रोफा, सस स्क्रोफा नाम है दोस्तों किसका, तो वो है किसका, सुअर का। किसका है दोस्तों, सुअर का है। सुअर का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों क्या, सस स्क्रोफा, सस स्क्रोफा। तो इक्विडी कुल में होता है केप्राइरिकस, बकरी का वैज्ञानिक नाम है। सस स्क्रोफा किसका है, सुअर का है। इक्वस केबेलस, इक्वस केबेलस, तो अपन बात करें तो ये होता है किसका दोस्तों, ये होता है किसका, ये होगा आपके किसका, गधे का। और कैमेलस बैक्टीरियांस किसका होता है दोस्तों, ऊंट का होता है। किसका होता है, ऊंट का होता है। तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, कैमेलस बैक्टीरियांस। और इक्वस केबेलस, इक्वस केबेलस किसका होता है, गधे का होता है। सस स्क्रोफा किसका होता है, सुअर का होता है। और केप्रा हिरिकस किसका होता है, बकरी का होता है। ये तो बात किसकी थी दोस्तों, ये थी आपके किसके, अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक गधे का नहीं होगा, ये किसका होता है, घोड़े का होता है ना। किसका होगा, घोड़े का होता है। हाँ। तो निम्न में से इक्विडी कुल, कुल बताना है, क्या बताना है, कुल। केप्रा हिरिकस, तो बकरी, देखो केप्रा हिरिकस बकरी का है, आपको बताना है कौन सा, इक्विडी कुल बताना है। तो इक्विडी कुल की अपन बात करें तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वस केबेलस। यानी कौन सा आ जाएगा, घोड़े का जो कुल होता है वो कौन सा होता है, इक्विडी। तो फिर बकरी का जो कुल होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, बोविडी होता है। कौन सा होता है, बोविडी होता है। बोविडी कुल में दोस्तों कौन कौन आते हैं, गाय कौन आती है, भैंस कौन आती है, बकरी
और एक कौन आती है, तो वो आपकी आती है कौन, भेड़। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनका जो कुल होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, बोविडी होता है। सस्स्क्रोपा कुल जो होता है वो सुअर का वैज्ञानिक नाम है, इसका कुल दोस्तों क्या होता है, सुईडी होता है। क्या होता है, सुईडी होता है। क्या होता है, सुईडी कुल किसका होगा, तो दोस्तों किसका होता है, सुअर का होता है। इक्वस केबेलस मतलब घोड़े, इक्विडी कुल दो का होता है दोस्तों, एक होता है किसका, घोड़े का होता है, दूसरा किसका होता है, गधे का होता है। तो गधे का और घोड़े का जो कुल होता है वो कौन सा होता है, इक्विडी। कैमेलस बैक्ट्रियांस ये ऊंट का वैज्ञानिक नाम है और इसका जो कुल होता है दोस्तों वो होता है कैमेलिडी। क्या होता है, कैमेलिडी होता है दोस्तों। क्या होता है, कैमेलिडी कुल किसका होता है, ऊंट का होता है दोस्तों। किसका होता है, ऊंट का होता है। और कैमेलस बैक्ट्रियांस ये दो कुबड़धारी यानी दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। दो कुबड़ वाले का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, बैक्ट्रियांस, कैमेलस बैक्ट्रियांस नाम है। तो ये बात आपको बैठ गई होगी। निम्न में से इक्विडी कुल, तो आपका उत्तर हो जाएगा इक्वस केबेलस, यानी किसका होगा दोस्तों इक्विडी कुल, घोड़े और गधे का। बकरी अपन बात जानते हैं, जुगाली करने वाले गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो किस में आते हैं, रूमंथी में आते हैं। ये चारों ही किस में आते हैं, रूमंथी में आते हैं। और ये चारों ही कौन से कुल के हैं दोस्तों, बोविडी कुल के हैं। सुअर का कुल क्या होता है, सुईडी होता है। सुअर का कुल क्या होता है, सुईडी। ऊंट का कुल क्या होता है, कैमेलिडी। और इक्विडी कुल में कौन आते हैं, घोड़ा और गधे आते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो निम्न में असंगत है। निम्न में असंगत है दोस्तों, एक बार देखो। निम्न में आपको बताना है कौन सा, असंगत बताना है। कौन सा बताना है, असंगत बताना है। निम्न में असंगत है। इधर जानवर दे रखा है, यह आपका जानवर है। आगे दे रखा है मांस का प्रकार है, इसमें आगे दे रखा है कौन, ड्रेसिंग प्रतिशत है। देखो जानवर पहला कौन सा है, भेड़ है। इसके मांस को क्या मटन कहते हैं, बिल्कुल बात सही है। भेड़ का मांस क्या कहलाता है, मटन कहलाता है। ड्रेसिंग परसेंट, बिल्कुल बात क्या है, 50% सही है। आपको बताना है क्या, असंगत बताना है। गाय का मांस क्या कहलाता है, बिप कहलाता है, बिल्कुल बात सही है। गाय का मांस दोस्तों बिप है। तो बछड़े का मांस क्या कहलाता है, बछड़े का मांस क्या कहलाता है, व्हील कहलाता है। क्या कहलाता है, व्हील कहलाता है। गाय का बिप है तो बछड़े का क्या होगा, व्हील कहलाता है। ड्रेसिंग परसेंट सही है, कितना आएगा, 55%। ड्रेसिंग परसेंट का आप सूत्र निकालना चाहो तो ड्रेसिंग परसेंट का दोस्तों जो सूत्र होता है वो आपका दोस्तों सूत्र होता है, ड्रेसिंग परसेंट क्या होता है, यानी पशु द्वारा प्राप्त मांस, पशु द्वारा प्राप्त मांस की मात्रा, मांस की क्या आएगी, मात्रा बटावा क्या आएगा, पशु का कुल भार, पशु का कुल भार, पशु का क्या आएगा, कुल भार इंटू कितने से कर देना है, 100 से। ये निकल के आता है आपके कौन, ड्रेसिंग परसेंट। बटावा में कौन है, पशु का द्वारा प्राप्त मांस, पशु से शुद्ध मांस कितना प्राप्त हो रहा है, और बटावा में कौन है, पशु का कुल भार इंटू 100। ये किसका सूत्र है, ड्रेसिंग प्रतिशत का सूत्र है। गाय का मांस बिप कहलाता है, 55% इसमें क्या होता है, ड्रेसिंग परसेंट पाया जाता है। किसमें, मांस में। सुअर है, सुअर पोर्क है, पोर्क है, सुअर का मांस क्या कहलाता है, पोर्क, बिल्कुल बात सही है। और 72% क्या होता है, ड्रेसिंग परसेंट होता है, बिल्कुल बात क्या है, सही है। अगला चौथा है पोल्ट्री, तो पोल्ट्री का मांस चेवन नहीं कहलाता है दोस्तों, चेवन नहीं कहलाता है। पोल्ट्री का मांस क्या कहलाता है, चिकन कहलाता है। क्या कहलाता है, चिकन कहलाता है। चेवन तो किसका कहलाता है, बकरी का कहलाता है। किसका कहलाता है, बकरी का कहलाता है। बकरी का मांस क्या होता है, चेवन होता है। और पोल्ट्री का क्या होता है, चिकन होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। यानी असंगत बताना है तो असंगत यही है, पोल्ट्री का मांस सेवन न होकर क्या होता है, चिकन। बाकी 65 से 70% इसमें ड्रेसिंग परसेंट होता है, ये बिल्कुल बात क्या है, सही है।
बैठ गई होगी बात कि जानवर का मांस है, यहाँ पर भेड़ का मांस क्या कहलाता है, मटन है। गाय का बिप, तो बछड़े का क्या कहलाएगा, विल कहलाता है। सुअर का क्या कहलाता है, पोर्क कहलाता है। पोल्ट्री का क्या कहलाता है, चिकन कहलाता है। और बकरी का क्या कहलाता है, चेवन कहलाता है। भैंस का क्या कहलाता है, बप्पन कहलाता है। भैंस का क्या कहलाता है, बप्पन कहलाता है। दलदली भैंस का क्या कहलाता है, केराबीप कहलाता है। क्या कहलाता है, केराबीप कहलाता है। दलदली भैंस का क्या कहलाता है, केराबीप। भैंस का क्या कहलाता है, बप्पन कहलाता है। बात बैठ गई होगी। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लो। अगला क्वेश्चन, खुरर्रा। अगला क्वेश्चन है खुरहर्रा ग्रूमिंग से। खुरर्रा ग्रूमिंग को ही कहते हैं, ग्रूमिंग को ही क्या कहा जाता है, खुरर्रा से संबंधित सत्य कथन आपको बताना है, सही कथन आपको क्या करना है, बताना है। तो पहली बात अपन करें, खुरर्रा या ग्रूमिंग क्या है। तो दोस्तों, जैसे कोई पशु होता है तो पशु के बाह्य परजीवियों को या उसको जो ब्रुश के द्वारा रगड़कर जो नहलाया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रूमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रूमिंग कहते हैं। और क्या कहलाता है, खुरहर्रा कहलाता है। तो बाह्य परजीवियों को हटाना संबंधित क्या बताना है आपको, सत्य कथन बताना है। क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। पहला सत्य बताना है तो बाह्य परजीवियों को हटाना, बिल्कुल बात सही है। बाह्य परजीवियों को हटाने के लिए आप क्या करते हैं, ग्रूमिंग या खुरर्रा किया जाता है, बिल्कुल बात क्या है, सही है। त्वचा से धूल के कणों को एवं कमजोर बालों को हटाना, बिल्कुल बात क्या है, सही है। बिल्कुल बात क्या है, सही है। रक्त परिसंचरण को बढ़ाकर त्वचा की चमक को क्या कर देना, बढ़ा देना, तो बिल्कुल बात क्या है, सही है। उपयुक्त सभी सत्य कथन है, तो आपको क्या बताना था, सत्य। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 4 नंबर आपका सही रहेगा। तीनों ही बातें क्या है, सही है। तीनों ही बातें क्या है, सही है। ग्रूमिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि पशु होता है उसके बाह्य परजीवियों को क्या करना होता है, हटाना होता है। त्वचा से धूल के कणों और कमजोर बालों को क्या करना होता है, हटाना होता है। और ग्रूमिंग या खुरर्रा करने से रक्त परिसंचरण भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए क्या जरूरी है, खुरर्रा या ग्रूमिंग। इसके लिए ग्रूमिंग के लिए अपने यंत्र काम में लेते हैं। जैसे एक होता है डैंडी ब्रुश, क्या होता है, डैंडी ब्रुश होता है। एक होता है कौन सा ब्रुश, एक होता है कौन सा, बॉडी ब्रुश होता है। कौन सा, बॉडी ब्रुश होता है। कौन सा होता है, बॉडी ब्रुश होता है। तो ये काम में आते हैं किसके, आपके यंत्र, ग्रूमिंग। डैंडी ब्रुश कह दो। और एक होता है कौन सा, बॉडी ब्रुश। ये काम में आते हैं किसमें, खुरर्रा करने के लिए या ग्रूमिंग। ब्रुश से क्या किया जाता है, नहलाया जाता है ताकि क्रियाएं आसानी से हो सके। तो उत्तर कौन सा होगा, 4 नंबर आपका उत्तर सही रहेगा। तीनों ही बातें क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पशुओं में पूंछ काटने की क्रिया कहलाती है। पशुओं में पूंछ काटने की क्रिया कहलाती है। तो पशुओं में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है, क्या डिसबडिंग कहलाती है, क्या डॉकिंग कहलाती है, क्या डीबिकिंग कहलाती है, क्या कास्टिंग कहलाती है। तो डिसबडिंग ये सींग कलिकाओं को हटाना कहलाता है। सींग कलिकाओं को क्या करना होता है, हटाना। सींग कलिकाओं को हटाना, कलिकाओं को क्या करना होता है, हटाना होता है। हटाना तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिसबडिंग कहलाता है। सींग कलिकाओं को हटाना क्या कहलाता है, डिसबडिंग कहलाता है। डॉकिंग, डॉकिंग क्या कहलाता है। आगे करते हैं डीबिकिंग। डीबिकिंग पोल्ट्री में, किसमें दोस्तों, पोल्ट्री में, पोल्ट्री में चोंच को काटना क्या कहलाता है, डीबिकिंग। पोल्ट्री में चोंच को काटना क्या कहलाता है, डीबिकिंग। चोंच को काटना, चोंच को काटना क्या कहलाता है, डीबिकिंग। दोस्तों याद रखना है, डीबिकिंग जब क्रिया की जाती है तो चोंच जब काटी जाती है तो आपके ऊपर वाली जो चोंच काटी जाती है पोल्ट्री में, ऊपर वाली चोंच का 1/4 कितना भाग काटा जाता है, 4 भाग। 1/4 भाग किसका काटा जाता है, ऊपरी चोंच का। नीचे वाली चोंच जो काटी जाती है उसका कितना भाग काटा जाता है, 1/8 भाग काटा जाता है।
तो ये डीबेकिंग की क्रिया है, यानी पोल्ट्री में चोंच को काटना क्या कहलाता है? डीबेकिंग। कास्टिंग दोस्तों, कास्टिंग क्या होता है? किसी कारण के लिए, जैसे अगर किसी पशु को दवाई देनी हो, किसी पशु को क्या देनी हो? दवाई देनी हो, और कामों के लिए पशुओं को गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। पशुओं को क्या करना? गिराना। पशुओं को क्या करना? जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। जैसे अगर किसी पशु को क्या देना होता है? दवाई देना होता है, या किसी पशु में जैसे सींग रोदन करना होता है, जैसे पशु में कोस्टेशन की क्रिया करनी होती है, बदियाकरण की, तो फिर कौन सी क्रिया करनी होती है? कास्टिंग। तो पशुओं को जमीन पर गिराना कास्टिंग कहलाता है। डीबेकिंग, पोल्ट्री में चोंच को काटना क्या कहलाता है? डीबेकिंग। ऊपरी चोंच का कितना भाग काटा जाएगा? 1/4। नीचे का कितना भाग काटा जाता है? 1/8 भाग। डॉकिंग दोस्तों, पशुओं में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डॉकिंग कहलाती है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। डिसबडिंग, सींग कलिकाओं को क्या करना होता है? हटाना होता है। चारों शब्द समझ में आ गए होंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगली बात है, अगला क्वेश्चन, भेड़ बकरी का आवाज कहलाता है। भेड़ बकरी का आवाज क्या कहलाता है दोस्तों? ये प्रश्न आपके सामने है, आपके हिसाब से उत्तर कौन सा होना चाहिए? देखो, भेड़ बकरी का आवाज क्या कहलाता है? तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन आपके सामने स्टे, दूसरा है स्टेबल, और तीसरा है कौन सा? शेड, और चौथा ऑप्शन कौन सा है? पेन है। तो दोस्तों, जो आपका पहला ऑप्शन है स्टे, सुअर का आवाज क्या कहलाता है? स्टे कहलाता है। सुअर का आवाज क्या कहलाता है? सुअर का आवाज क्या कहलाता है? स्टे कहलाता है। सुअर का आवाज क्या कहलाएगा? स्टे कहलाता है। स्टेबल, ये घोड़े का आवाज है दोस्तों। किसका है? घोड़े का आवाज क्या कहलाता है? स्टेबल। इसको कहते हैं अस्तबल। क्या कह सकते हैं दोस्तों? अस्तबल। क्या कहते हैं? अस्तबल। अस्तबल बोल दो, भले क्या बोल दो, स्टेबल बोल दो। तो घोड़े का आवाज क्या कहलाता है? स्टेबल। शेड कहलाता है दोस्तों गाय भैंस का। गाय भैंस का आवाज क्या कहलाता है? शेड कहलाता है। गाय भैंस का आवाज क्या कहलाता है? शेड कहलाता है। पेन, ये आपका उत्तर होगा। भेड़ और बकरी का जो आवाज होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? पेन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? 4 नंबर सही रहेगा। बाकी चारों शब्द मैंने आपको व्याख्या सहित बता दिए हैं। स्टे किसका होगा? सुअर का आवाज। स्टेबल किसका होगा? घोड़े का आवाज। और शेड किसका होगा? गाय भैंस का। तो फिर पेन किसका होगा? भेड़ बकरी का आवाज कहलाता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुर्गी की भारतीय नस्ल नहीं है दोस्तों। निम्न में से मुर्गी की भारतीय नस्ल नहीं है पूछ रहा है। भारतीय नस्लों की बात करें तो बुसरा कौन सी नस्ल है दोस्तों? भारतीय नस्ल है। बुसरा कौन सी है? भारतीय नस्ल है। अगली बात करो तो दोस्तों होती है कौन सी? असील कौन सी नस्ल है? भारतीय। पूछ क्या रहा है दोस्तों? ये पूछ रहा है भारतीय नस्ल नहीं है पूछ रहा है। तो भारतीय नस्ल बुसरा कौन सी नस्ल है? भारतीय है। असील कौन सी है? भारतीय है। मेवाड़ी नस्ल कौन सी है दोस्तों? भारतीय है। मेवाड़ी नस्ल मुर्गी की एक ऐसी नस्ल है दोस्तों जो राजस्थान की एकमात्र पंजीकृत नस्ल है। मुर्गी की एक राजस्थान की मात्र पंजीकृत नस्ल कौन सी है दोस्तों? मेवाड़ी है। मेवाड़ी वैसे ऊंट की नस्ल भी होती है दोस्तों। मेवाड़ी है। मेवाड़ी के बाद में बात करोगे दोस्तों तो कड़कनाथ है। कौन है? कड़कनाथ है, जिसका मांस कैसा होता है दोस्तों? लाल होता है। इसका मांस कैसा होता है दोस्तों? लाल होता है। कड़कनाथ है। कैसी? कड़कनाथ भारतीय नस्ल है। अगली बात आप करोगे तो कड़कनाथ के बाद में आती है दोस्तों चिटगांव आती है। कौन सी आती है? चिटगांव आती है। चिटगांग कह दो, भले गांव कह दो, बात एक ही है। चिटगांव है। चिटगांव के बाद में आती है दोस्तों घाघस आती है। कौन सी आती है? घाघस आती है। कौन सी आती है?
घाघस आती है। तो ये कैसी नस्लें हैं दोस्तों, ये मुर्गी की कैसी नस्लें हैं, भारतीय। बुसरा भारतीय है, असील भारतीय है, लड़ाकू नस्ल है दोस्तों। असील को किस नाम से जाना जाता है, लड़ाकू नस्ल के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की एकमात्र पंजीकृत नस्ल कौन सी है, मेवाड़ी है। कड़कनाथ जिसका मांस महंगा बिकता है और कैसी है दोस्तों, काले रंग की होती है। मांस पहले मैंने लाल बता दिया, इसका मांस होता है दोस्तों कैसा, काले रंग का होता है। खुद भी काले रंग की होती है और इसका मांस भी दोस्तों कैसा होता है, काले रंग का होता है। चिटगांव दोस्तों ये भारतीय नस्ल है। घाघस को कैसी है, भारतीय नस्ल है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, तीसरे नंबर का होगा ऑप्शन सही। ब्रह्मा भारतीय नस्ल नहीं है और पूछ भी कौन सी रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो ब्रह्मा। तो फिर ब्रह्मा कौन सी होगी दोस्तों, ये नस्ल है एशियाई नस्ल है। कौन सी है दोस्तों, एशियाई नस्ल है। कौन सी नस्ल है, एशियाई नस्ल है। एशियाई नस्लों की आगे बात करें तो एशियाई नस्लें जैसे एक तो कौन हो गई, ब्रह्मा हो गई। एक होती है दोस्तों कौन सी, कोचीन होती है। कौन सी होती है, कोचीन। कोचीन कौन से प्रकार की है, एशियाई नस्ल है। कोचीन के बाद में लैंगसन होती है दोस्तों। कौन सी होती है, लैंगसन। लैंगसन भी कौन से प्रकार की है दोस्तों, एशियाई है। बैठ गई होगी बात। तो ब्रह्मा कौन से प्रकार की है, एशियाई है। कोचीन भी कौन सी है, एशियाई है। और लैंगसन भी कौन सी है दोस्तों, एशियाई है। बाकी जो मैंने बताई वो कौन सी है, भारतीय नस्ल नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, तीसरा उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में असंगत बताना है दोस्तों। क्या बताना है, असंगत बताना है। यहां से एक टॉपिक पूरा क्लियर हो रहा है दोस्तों। निम्न में असंगत बताना है, तो असंगत कौन सा है। देखो दोस्तों, जानवर है, बधियाकरण की उम्र है और वीनिंग की उम्र है। बधियाकरण है मतलब है यहां पर इसकी उम्र दे रखी है, कौन सी उम्र में उसका क्या कर देना चाहिए, बधियाकरण। ये वीनिंग की उम्र है। वीनिंग का मतलब होता है दोस्तों, पशुओं को मां से अलग पालना क्या कहलाता है, वीनिंग। और साथ में पालना क्या कहलाता है, शकलिंग कहलाता है। तो वीनिंग यानी बच्चे को मां से दूर कर देना क्या कहलाता है, वीनिंग कहलाता है। तो वीनिंग की उम्र यहाँ पे आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है दोस्तों बछड़ा। बछड़ा 8 से 10 सप्ताह में इसका क्या कर देना चाहिए, बधियाकरण। बिल्कुल बात क्या है, सही है। और 90 दिन के बाद में क्या कर देना चाहिए, वीनिंग की उम्र होती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल बात सही है। आपको बताना है कौन सा, असंगत बताना है। मेमना 2 सप्ताह में इसका बधियाकरण किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। 14 सप्ताह की उम्र में वीनिंग की क्रिया की जाती है, बिल्कुल बात सही है। किड, किड संबंधित शब्द बकरी से। किड शब्द जो किससे संबंधित है, बकरी से। 2 से 4 सप्ताह है में बधियाकरण की उम्र है, बिल्कुल बात सही है। 16 सप्ताह बाद इसमें क्या कर दिया जाता है, वीनिंग कर दिया जाता है। पिगलेट ये सुअर से संबंधित है दोस्तों। पिगलेट किससे संबंधित है, सुअर से। पिगलेट तो 4 सप्ताह नहीं आएगा दोस्तों, यहां पर आपके कितना सप्ताह आता है, 2 सप्ताह बाद में। कितने सप्ताह बाद में, 2 सप्ताह है। यानी 1 से 2 सप्ताह में क्या कर दिया जाता है, बधियाकरण की उम्र होती है पिगलेट की। वीनिंग की उम्र होती है दोस्तों 4 सप्ताह नहीं होता है, कितना होता है, 8 सप्ताह होता है दोस्तों। कितनी होती है, 8 सप्ताह बाद में बस क्या कर दिया जाता है, जानवर को उसके माता से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 सप्ताह है। और बधियाकरण की उम्र कितनी होती है दोस्तों, 1 से 2 सप्ताह है। बिल्कुल बात बैठ गई होगी। यहाँ पे 1 से 2 सप्ताह आएगा और यहाँ पर 8 सप्ताह आएगा। तो आपका असंगत कौन सा माना जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। यहाँ पे सही कर लेना दोस्तों, 1 से 2 सप्ताह है और यहाँ पर कितना आएगा, 8 सप्ताह आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, खींच के संबंध में असत्य कथन है। खींच के संबंध में असत्य कथन बताना है। खींच जानवर में जब प्रसव क्रिया होती है, जानवर में जब प्रसव क्रिया होती है तो 1 से 3 दिन का जो दूध होता है वो होता है दोस्तों क्या, खींच। उसमें मात्रा किसकी ज्यादा होती है, खींच होती है। खींच के संबंध में असत्य कथन बताना है।
क्या बताना है? असत्य कथन बताना है दोस्तों। तो पहला अपन असत्य की बात करें तो देखो, गाय के सामान्य दूध की तुलना में खीस में प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल अधिक होती है। बिल्कुल बात ये तो सही है। गाय के सामान्य दूध की तुलना में खीस में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। सामान्य दूध में प्रोटीन कम होता है, खीस में प्रोटीन क्या होता है? ज्यादा होता है। बिल्कुल बात सही है। तीसरा देखो, खीस में विटामिन ए की मात्रा 10 गुना अधिक होती है। सामान्य दूध की बजाय विटामिन ए की मात्रा ज्यादा किस में होगी? खीस में। वो भी कितनी होती है? 10 गुना। बिल्कुल बात सही है। खीस में कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल ये बात क्या है दोस्तों? सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? दूसरा। बछड़े को उसके शरीर के वजन का 20% खीस नहीं पिलाया जाता है दोस्तों। कितना प्रतिशत आता है? 10%, या शरीर का 1/10 भाग क्या किया जाता है? पिलाया जाता है। 1/10 आएगा, या फिर कितना परसेंट आता है? 10%। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, रेड सिंधी, साहिवाल और थार पारकर की संकरण नस्ल है। रेड सिंधी, साहिवाल और थार पारकर की संकरण नस्ल है। तो बताना है दोस्तों मेसाना। बात करें तो थार पारकर, ये बताऊं मैं आपको। रेड सिंधी दोस्तों किसकी नस्ल है? तो गाय की है दोस्तों। किसकी है? गाय की है। साहिवाल दोस्तों किसकी नस्ल है? गाय की। थार पारकर दोस्तों किसकी है? गाय की। इन तीनों के संकरण से कौन सी नस्ल उद्भव हुई है? मेसाना दोस्तों, तो ये गाय की नस्ल नहीं है दोस्तों। ये किसकी नस्ल है? भैंस की है दोस्तों। मेसाना नस्ल किसकी है? भैंस की। जो नाम में ही इसका संकरण छुपा हुआ है दोस्तों। नाम में क्या छुपा हुआ है? संकरण। देखो, मै का मतलब होता है दोस्तों मुर्रा। मै का मतलब क्या होता है? मुर्रा। और सै का मतलब दोस्तों होता है कौन? सूरती। सै का मतलब क्या होता है? सूरती। मेसाना की बात करें तो मेसाना संकरण है मुर्रा और किसका? सूरती का। मुर्रा और सूरती का, जो नाम में छुपा हुआ है। मै का मतलब मुर्रा और सै का मतलब सूरती। मेसाना किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है दोस्तों। किसकी नस्ल है? भैंस की। भैंस की नस्लों में सर्वाधिक ये दूध काल होता है इसका। सर्वाधिक क्या होता है? लंबा दूध काल होता है। सर्वाधिक लंबा किसका? मेसाना का दूध काल होता है दोस्तों। कितना होता है? तो वो होता है 352 दिन होता है। 300 क्या होता है? 52 दिन होता है दोस्तों। मेसाना उत्पत्ति स्थल की अपन बात करें तो इसका मेसाना गुजरात इसका क्या है? उत्पत्ति स्थल है। अगली बात आती है राठी। ये गाय की नस्ल है दोस्तों। किसकी नस्ल है? राठी। उत्पत्ति स्थल है राठ क्षेत्र। कौन है? राठ क्षेत्र, जो आपके अलवर में है। राठ क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थल, या अलवर इसका क्या है? उत्पत्ति क्षेत्र है। राठी दोनों नस्लों में आती है दोस्तों। ये दुधारू नस्ल भी है तो द्विप्रयोजनी नस्ल में भी आती है। दुधारू नस्ल में भी है तो द्विप्रयोजनीय भी नस्ल है। कॉकरेज, कच्छ का रण गुजरात। कच्छ का रण गुजरात है दोस्तों। कच्छ का रण गुजरात है। कच्छ का रण गुजरात। कच्छ का रण गुजरात है दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थल। कॉकरेज की आप बात करोगे दोस्तों तो इसको जाना जाता है सवाई चाल। किसके लिए प्रसिद्ध है? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। कॉकरेज की बात करो तो इसमें 90% लोग सींगों में कैंसर। कौन सा? सींग कैंसर की संभावना रहती है, इसलिए इसके सींगों को क्या रखा जाता है? काट दिया जाता है दोस्तों। तो सींग कैंसर की संभावना किसमें रहती है? सींग कैंसर की संभावना किसमें रहती है दोस्तों? तो वो कौन है? कॉकरेच है। अगली नस्ल आती है दोस्तों कौन? गिर आती है। कौन सी आती है? गिर आती है। तो गिर की अगर बात करें तो ये गुजरात का गिर क्षेत्र है। गिर के वन है दोस्तों। उत्पत्ति स्थल कौन है? गिर के वन है। इसका दूध काल क्या होता है दोस्तों? लंबा होता है। सिर इसका क्या होता है? उभरा हुआ होता है। कान लटके हुए होते हैं।
तो दूध काल इसका क्या होता है, देसी गायों में सर्वाधिक लंबा होता है, 300 कितना होता है दोस्तों, 5 दिन होता है। कितना होता है, 305 दिन होता है। तो रेड सिंधी, साहिवाल और थार पारकी संकर नस्ल है, तो आपकी दोस्तों कौन सी होगी, राठी होगी। कौन सी होगी दोस्तों, राठी होगी। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, राठी हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल बात बैठ गई होगी, बैठ गई तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ, बैठ गई बात दोस्तों। ये अपने महत्वपूर्ण क्या थे, क्वेश्चन थे। 10 के 40 क्वेश्चन आपको स्पष्ट हो चुके हैं, थ्योरी सहित आपको हमने समझाया है। ये मेहसाणा, राठी, कॉकरेज, गीत आपके बात समझ में आ गई होगी। आगे ऐसी ही अपन को सीरीज लेके आ रहे हैं दोस्तों, वो है आपकी पशुपालन से संबंधित एमसीक्यू की चल रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और आगे शेयर करें, बाकी अन्य विद्यार्थियों को भी क्लास का क्या मिल सके, लाभ मिल सके। अगली बात अपन करते हैं, अगले क्वेश्चनों के साथ करते हैं दोस्तों।